नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तराखंड वन्यजीव बोर्ड की बैठक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। शिवालिक के एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना होगी निरस्त। कांग्रेस के बड़े नेताओं की जुबानी जंग में हरदा बोले, मेरा चुनाव लड़ने से ज्यादा कांग्रेस का जीतना जरूरी, सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर संत समाज की बैठक, कुंभ में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर की गई चर्चा, समय से पूरी हो जाएगी तैयारियां। बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटे, बर्फ से लकदक हुई उत्तराखंड की वादियां, केदारनाथ में 3 फीट तक बर्फ जमी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी, 528 नए संक्रमित मिले, 11 की मौत, मरीजों की संख्या 72,000 के पार। बाहरी राज्यों से आने वालों की बॉर्डर पर जांच शुरू, टोकन से ही मिलेगी प्रदेश में एंट्री, रिपोर्ट आने तक घर में रहने की सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अगर आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर देवभूमि आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बता दें कि उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। अब इसमें थोड़ा मजा और लगने वाला है। जी हां, प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जब भी आप या कोई भी किसी छुट्टी की योजना बनाता है तो सबसे पहले उन्हें हिल स्टेशनों की याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ हो जाती है और कभी कभी ये आपके शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाई जाने वाली छुट्टी में खलल डालता है। आपको नहीं लगता ऐसा? कोई बात नहीं। अगर आपको कोई अलग ऐसे हिल स्टेशनों की सैर पर जाना है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर बस प्रकृति की गोद में समा जाना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की। बता दें, उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए पूरे भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाना जाता है। उत्तराखंड की सौंदर्यता देश विदेश में विख्यात है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जा रही है, जिसको लेकर के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से एक टिहरी झील का विस्तार भी है। महाराज का कहना है कि झील बनाने के लिए चाइनीज निवेश होगा या नहीं, इस पर संदेह है कि चाइनीज कंपनी या बैंक इसमें निवेश करेंगी या नहीं, क्योंकि टिहरी झील एक बहुत बड़ी झील है। साथ ही ये आकर्षण का केंद्र भी है, जिसके लिए वर्ल्ड क्लास टेंडर्स प्लॉट किए जाएंगे। साथ ही वर्ल्ड के बेस्ट डिजाइनर को भी बुलाया जाएगा। चाइनीज कंपनी और चाइनीज बैंकों के प्रति थोड़ा सा मेरा संदेह है, क्योंकि टिहरी झील बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एक तो आकर्षण का केंद्र है, बहुत बड़ी झील है, पहाड़ों में इतनी बड़ी झील नहीं है। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मैं समझता हूँ कि जो सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें लेने हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डैम है और उसमें सिक्योरिटी मेजर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारा टिहरी झील जो है वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, और उसके लिए हमारा ये प्रयास होगा कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए जाएं, जिससे कि दुनिया के अच्छे से अच्छे जो डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो आकर के इसको प्लान करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारा, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि टिहरी झील वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बने, तभी ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बन पाए। कोरोना वैक्सीन की तीसरी लहर से हर कोई सकते में है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते सभी राज्यों में विशेष सतर्कता बरती जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम मोदी राज्यों से कोरोना केस की जानकारी, बचाव के लिए अपनाए जा रहे तरीके और केंद्र के सहयोग को लेकर चर्चा कर रहे थे। साथ ही कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक में क्या कुछ कहा और राज्यों के सीएम के क्या एक्शन प्लान है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में चर्चा की। इस बैठक में कुल 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जिसमें दिल्ली, गुजरात, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से अतिरिक्त बेड्स की मांग की गई, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को सतर्कता बरतने को कहा।
इसी बीच कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इस मसले पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता। करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान जब हरियाणा सीएम ने अपने राज्य को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीच में टोका। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर अपने संबोधन के दौरान राज्य में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आंकड़े तो हमारे सामने पहले से ही आ चुके हैं, आप कोरोना को रोकने के लिए क्या करें, रणनीति क्या अपनाई जाए, इस पर फोकस करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की शुरुआत में एक प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सभी राज्यों के ताजा आंकड़े, एक्टिव केस, मौतों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई थी। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोविड की तीसरी लहर का इतना असर कई कारणों की वजह से पड़ा, जिनमें सबसे अधिक प्रदूषण जिम्मेदार है। नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से मामले तेजी से कम हो रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र से अतिरिक्त आईसीयू बेड देने की अपील की। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी बकाया जारी करने की मांग की। कोरोना के लिए ममता ने बंगाल से सटे भूटान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ आधार पूनावाला के साथ लगातार संपर्क में हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया, जो वैक्सीन के आने के बाद उसके समय पर डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। वहीं ये टास्क फोर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम के संचालन की भी देखरेख करेगी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, वैक्सीन अपनी जगह पे है, वो काम होना है, करेंगे, लेकिन कोरोना की लड़ाई जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा भी ढिलास नहीं आनी चाहिए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तस्वीर साफ है, कोरोना वैक्सीन की तारीख को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, पीएम मोदी ने वो दूर कर दिए हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग अभी थमी नहीं है। वैक्सीन की डेडलाइन तय नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीन वितरण की तैयारी की रूपरेखा साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि अभी तय नहीं कर सकते कि वैक्सीन की कितनी डोज होंगी। तस्वीर साफ है कि कोरोना से जंग अभी जारी है। सतर्कता और सावधानी ही बचाव है, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़। डोईवाला में अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के सामने संकटों का बादल लगातार मंडराता नजर आ रहा है। किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन उसकी मेहनत का फल ही ना मिले तो उसके सामने 2 वक्त की रोटी रोजी का संकट खड़ा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ डोईवाला क्षेत्र के गांव वंडोवाला व कालूवाला में देखा जा सकता है, जहां क्षतिग्रस्त सिंचाई नहरें किसानों की फसलों को पानी नहीं पहुंचा पा रही, जिसकी वजह से अधिकांश किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। और कुछ किसान भगवान भरोसे बंजर जमीनों में खेती तो कर रहे हैं, पर उन्हें फसल उगने का भरोसा नहीं है। और इस क्षेत्र में सिंचाई के पानी की तो पूरी व्यवस्था है, पर टूटी हुई नहरों की वजह से पानी का रिसाव हो जाता है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। हालांकि किसान लगातार इन नहरों को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, पर किसानों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल पा रहा। वही ग्राम प्रधान पंकज रावत ने कहा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाखों रुपए के बजट से नहरों का निर्माण किए गए हैं, पर छोटी नहरें जो टूट चुकी हैं उन पर भी ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है, जिनका शीघ्र निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। और इन नहरों के बनने से किसानों को काफी राहत मिल सकेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की
विधानसभा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य कर रहे हैं कि उनको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसको देखते हुए अभी उन्होंने पिछले वर्ष ही 4 करोड़ की सिंचाई योजना, जो कि कालूवाला से और जोली ये तुम्हारा बड़ों वाला बारूवाला तक के किसान उससे लाभान्वित होते हैं, उस नहर का निर्माण कार्य उन्होंने कराया है, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपए रही है। उसका उद्घाटन भी हो चुका है। लालकुआ पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता कर उत्तराखंड बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार के घोटालों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस छोड़कर गए बागी विधायकों को भी आड़े हाथ लिया और उनको खेत खराब करने वाला बैल बताया। कारों के मामले में जो घोटाला हुआ है कर्मकार बोर्ड के उसमें सबसे ज़्यादा दुखी तो दुर्गापाल जी को होना चाहिए था। इनके मंत्रित्व काल में श्रम विभाग हमने इस राज्य में एक पंजीकरण था जी, एक से हमने 2 लाख के करीब पंजीकरण पहुंचाए। जहाँ जहाँ श्रमिक थे सबको पंजीकृत किया और रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, उसको इकट्ठा करके 250-300 करोड़ रुपया तक पहुंचा और रास्ता बनाया। और सब ये मेरा विषय नहीं है, ये आरक्षण ये प्रीतम सिंह जी का और इंदिरा जी का विषय है। मैं एक बात जानता हूँ कि जिन लोगों ने भी पार्टी की सरकार को गिराया है उनके विषय में किसी समय कोई कुछ सोचा जाता है। खबर वेरीनाग से है, जहां पर नगर पंचायत गंगोली हाट के 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर नगर पंचायत अध्यक्ष जयश्री पाठक ने कहा कि 2 वर्ष के भीतर सभी वार्डों में पथ प्रकाश और रास्तों का निर्माण, सफाई व्यवस्था, कूड़ा मुक्त करने के साथ ही कई योजनाओं पर अभी कार्य चल रहा है। लॉकडाउन अवधि सभी वार्डों में प्रतिदिन सैनिटाइजर का छिड़काव करने के साथ लोगों को जागरूक और मास्क वितरण सहित अभी तक लोगों को कोरोना से जागरूक किया जा रहा है और गंगोली हाट नगर को आदर्श नगर बनाने में सभी नगरवासियों से सहयोग करने की भी अपील की गई। के कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 2 वर्षों के दौरान हमने अपने नगर क्षेत्र में पथ प्रकाश की पूरी व्यवस्था की है। उसके लिए हमने जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं और जहाँ पर सोलर लाइट्स की ज़रूरत थी हमने सोलर लाइट्स लगवाई हैं। और इसके अलावा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। नगर क्षेत्र में कहीं भी कूड़ा ना हो और पूर्ण रूप से साफ़ सफाई हो, इसका खास तौर पर हमने ख्याल रखा है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर की हाजिरी लगाई गई और वर्तमान समय में हिस्ट्री शीटर क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में भी रुद्रपुर के सीओ सिटी अमित कुमार ने जानकारी ली, जिसमें खुलासा हुआ कि रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर नगर निगम रुद्रपुर में वाहन चालक के पद पर तैनात है। देखिए रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर के निर्देशों पर जिले भर में हिस्ट्री शीटर की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी ली जा रही है कि रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर वर्तमान समय में क्या काम कर रहे हैं। इसी के चलते रुद्रपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटरों ने कोतवाली पहुंचकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाई, जिसमें रुद्रपुर नगर निगम में वाहन चालक के पद पर तैनात भी अपनी हाजिरी दर्ज कराने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचा। रुद्रपुर के सीओ अमित कुमार ने सभी हिस्ट्री शीटर से जानकारी ली। इसी दौरान पूछताछ में पता चला कि रुद्रपुर नगर निगम में वाहन चालक के पद पर तैनात महावीर पिछले 20 वर्षों से रुद्रपुर नगर निगम में संविदा पर वाहन चालक के पद पर तैनात है। आरोप है कि महावीर निगम में तैनाती से पहले हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है और रुद्रपुर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है। महावीर समय समय पर कोतवाली में हिस्ट्री शीटर के परेड में शामिल होने भी पहुंचता है। हमारे जिले में एसएसपी महोदय द्वारा संदिग्धों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में हिस्ट्री शीटरों को आज बुलाया गया था। उनके बारे में जानकारी की गई। वो आज की डेट में क्या काम कर रहे हैं, कहीं अपराधों में संलिप्त नहीं है अभी भी,
तो इसी संबंध में उनको बुला के थोड़ा जानकारी संग्रहित की गई है। लेकिन नगर निगम विभाग इस जानकारी से बिल्कुल परे है। रुद्रपुर नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी रिंकू बिष्ट ने बताया कि ये मुझे आप ही से ये जानकारी मिल रखी है। अगर ऐसा है तो हम पुलिस से इसमें बारे में रिपोर्ट लेंगे और पुलिस की स्वयं की भी ड्यूटी है कि उसे पता लगता है कि किसी भी सरकारी संस्थान या स्वायत्त शासन इकाइयों में कोई ऐसा कर्मचारी कार्य कर रहा है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है तो हमें रिपोर्ट दे दे। अदरवाइज मैं सीओ साहब से इसके बारे में रिपोर्ट लूंगी और अगर आपकी बात में सच्चाई और सत्यता पाई जाती है तो तुरंत इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि हिस्ट्री शीटर 20 साल पहले से निगम में नौकरी कर रहा है और उससे पहले वह जेल जा चुका है। आखिर विभाग द्वारा निगम में उसे तैनाती देने से पहले उसके बारे में क्या जांच की गई? रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में रोगियों के उपचार के लिए आर्टिफिशियल सांस लेने का उपकरण वेंटिलेटर विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत के सौजन्य से अमित जुबली ने चिकित्सा प्रभारी बड़कोट डॉक्टर अंगद राणा को वेंटिलेटर उपलब्ध करवाया है। वेंटिलेटर का उपयोग मरीजों को सांस लेने में अगर परेशानी होती है तो वेंटिलेटर के द्वारा आर्टिफिशियल सांस यानी कि सांस से सांस बनाने के लिए उपयोगी होता है। इस उपकरण के द्वारा रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंगद राणा व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी मौजूद रहे। आगामी कुंभ मेले को लेकर तैयारियां ऋषिकेश में संत समाज ने बैठक की। साधु संतों ने आने वाले कुंभ में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की। संत समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को समय से पूरा किया जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सभी सुविधाओं को सरकार संतों के लिए प्रदान करे। वहीं ऋषिकेश संत समिति के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो कोरोना टेस्टिंग की घोषणा की गई है इसमें कुंभ मेले पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु नहीं आएंगे। हम सबको डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, मास्क की बात करेंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि कोरोना को किसी भी तरह से रोका जाए। देखिए, यदि सरकार ये घोषणा करेगी टेस्टिंग की तो आप तो इस मेले के आयोजन को फेल करना चाहते हैं। आपने तो इतना गलत स्टेटमेंट दे दिया कि पूरे देश में गलत मैसेज चला गया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी के जो घोषणा है उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया तुरंत इसको वापस लें और ऐसा कोई कृत्य सरकार ना करे जिससे मेले के आयोजन में कोई भी बात। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोविड के प्रभावी नियंत्रण के संबंध में बैठक की। इस मौके पर 8 राज्यों में जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसको नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के संगठित प्रयासों से देश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। कोरोना से लड़ने के लिए समय समय पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आज रिकवरी रेट एवं फर्टिलिटी रेट दोनों में भारत अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। वहीं इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें पूरी आशा और विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारे विशेषज्ञ वैक्सीन बनाने में सफल होंगे। राज्य सरकार के स्तर पर इसके लिए जो प्राथमिकताएं तय करनी है उसके लिए सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। कुमाऊं के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही चोरी और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश देने के साथ ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं अपराधियों की धरपकड़ तेज करने और लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए गए। बैठक के दौरान अजय रौतेला ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि खनन सीजन के दौरान ओवरलोडिंग वाहन चालकों के खिलाफ टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी।
क्राइम रिव्यू करा था हमारा। क्राइम तो इस समय करीब ठीक ही है, कोई थोड़ा चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं हमारे यहाँ इसमें। और दूसरा हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। जैसे आपको जानते हैं शादियों का सीजन चल गया है, इसमें उनको निर्देशित किया गया शाम को ड्रंकन ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग पर कार्रवाई करें। खबर सितारगंज से है, जहां पर टुक-टुक चालक स्पैक की तस्करी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 23 ग्राम स्पैक बरामद किया है। वहीं तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उप निरीक्षक हरविंदर कुमार ने पीलीभीत रोड के ग्राम जनता फॉर्म तिराहे से किक्षा सिरौली निवासी टुक-टुक चालक जफर पुत्र मोहम्मद उमर को हिरासत में लिया है। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 23 ग्राम स्पैक बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि टुक-टुक से वो स्पैक की तस्करी फुटकर में करता था। पुलिस तस्कर के लोकल संपर्क तलाश रही। के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत कल चेकिंग के दौरान जनता फार्म किराए पर एक जफर नाम के व्यक्ति को, जो सिरौली का रहने वाला है, वो टुक से आ रहा था। उसके चेकिंग के दौरान जो चेकिंग की थी उसमें 23 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई। उसका NDPS के अंतर्गत उसका मुकदमा कायम किया गया है और आज साथ जेल में जा रहा है। नशे के विरुद्ध ही के अभियान के तहत ही एक शराबी को भी पकड़ा गया है। खबर देहरादून से, जहां मोतीचूर रायवाला के बीच आरओबी निर्माण के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाई गई है, जिसके चलते देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और देहरादून काठगोदाम जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार और शुक्रवार को नहीं होगा। इसके अलावा देहरादून से प्रयागराज के बीच संचालित लिंक एक्सप्रेस को मंगलवार को देहरादून से संचालित नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर स्टेशन अधीक्षक सीताराम शंकर ने बताया कि रेलवे बोर्ड की तरफ से शताब्दी एक्सप्रेस और जन शताब्दी एक्सप्रेस के संचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई है, जिसके चलते दोनों ट्रेनें मंगलवार और शुक्रवार को नई दिल्ली और काठगोदाम नहीं जाएंगी। शताब्दी एक्सप्रेस जो 24 और 27 को है, एक दून नैनी काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस है जन शताब्दी, वो 24 और 27 को कैंसिल रहेगी। और 41-13 हमारी आज लक्सर तक थी, लक्सर से इलाहाबाद के लिए कैंसिल रहेगी। आज भी लक्सर टर्मिनेट होकर खाली रेंज जाएगा यहाँ से और गाड़ी कैंसिल रहेगी। और बाकी सब अपने प्रॉपर मसूरी चल रही है हमारे पास, नंदा देवी चल रही है कोटा के लिए, और जन शताब्दी सुबह नई दिल्ली वाली है 5 बजे जाती है, वो बराबर चल रही है। और 3:20 पे नई दिल्ली से देहरादून आती है रात को 21 बजे, वो चल रही है गाड़ी। तो ये गाड़ी चल रही है मसूरी, नंदा देवी, जन शताब्दी, ये चल रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।